यह कहानी है जापान देश के छोटे शहर की। फुशाको सानो, जो उस समय चौथी कक्षा की प्राथमिक विद्यालय की लड़की थी, जो बेसबॉल खेल को देखती देखती गायब हो गई थी। पुलिस ने उसके बारे में बहुत छानबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं। यहाँ तक कि पुलिस को लगने लगा था कि उसका अपहरण कोरियाई गिरोह द्वारा कर लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका अपहरण तो एक पागल आदमी ने किया था। तो इस कहानी को शुरू करते हैं इस पागल किडनैपर से। 1962 में जन्मा नोबुयुकी साटो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी, लेकिन इसकी मां के साथ इसके पापा की यह दूसरी शादी थी। इसके पापा की पहली शादी से इसके 5 सौतेले भाई बहन भी थे, लेकिन वो इनसे अलग थे। इसके पिता ने साटो और उसकी मां के लिए एक घर बना दिया। यह घर काफ़ी बड़ा और खुला था। इस घर में साटो के माता पिता और साटो रहा करते थे। खास बात यह थी कि साटो के लिए एक ऊपर अलग से कमरा बना हुआ था, लेकिन आगे चल के वही रूम काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला था। साटो अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, यानी कि वह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था। उसके माता पिता जब उसे स्कूल के बारे में कहते तो उसका और ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता था। उसको स्कूल से नफरत थी। वो अपने घर वालों को धमकियां देने लगा था कि मेरे काम में दखल अंदाजी न करो। और इसके पापा जब कहीं बाहर से घर पर आते थे तो ये इनकी बेरहमी से पिटाई भी करता था, क्योंकि इसके पापा जब बाहर काम करके आते थे तो इनके कपड़ों पर थोड़ी धूल मिट्टी लग जाती थी। इसी कारण इसको बहुत बुरा लगता था और ये इनके पापा की पिटाई भी कर देता था। इसने अपने स्कूल को छोड़कर एक फैक्ट्री में काम करने की शुरुआत की, लेकिन वहां इसे निकाल दिया गया क्योंकि यह वहां के लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था। एक बार तो इसने फैक्ट्री के अंदर ही पेशाब कर लिया था, तो वहां भी इससे धक्के मार के घर भेज दिया गया था। लेकिन एक दिन ये फिर माफीनामा पत्र लेकर उसी फैक्ट्री में पहुंचता है। अब फैक्ट्री वालों ने भी उसे मना नहीं किया और इसे वापस काम पर रख लिया, लेकिन एक दिन यह सबको बिना बताए उस फैक्ट्री से चला जाता है। जब फैक्ट्री के वर्कर्स इन्हें पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम यहाँ से भाग के क्यों जा रहे हो, तो यह साटो बताता है कि इस फैक्ट्री में एक मकड़ी का जाला है जो मुझे अपने अंदर खींचना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। देखो, अब आप खुद को ही अंदाजा लग ही गया होगा कि यह कितना पागल हो चुका था। जब इसकी उम्र 19 साल की हुई तो इसने अपनी माँ के पास आकर कहा कि माँ, इस घर को छोड़कर आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसने कहा कि जब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ तो इस घर का क्या काम। उसने अपनी टी शर्ट को जलाकर घर में आग लगा दी। ये आग इतनी बढ़ चुकी थी कि घर आधे से ज़्यादा जल चुका था और फायर ब्रिगेड वालों ने पहुंचकर इस आग को काबू पाया और घर वालों ने इसे पकड़कर किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया। यहाँ 1 महीने तक इलाज चलने के बाद उसको वापस घर बुलाया गया और जब घर आधा जल ही गया था तो घर वालों ने घर को वापस बनाने की तैयारी की। अब साटो इसी बात पर भी जिद करने लगा। वो कहने लगा कि मेरे लिए एक पर्सनल रूम बनाओ। ये बहुत माथापच्ची और झगड़े करने लगा, इसलिए घर वालों को उसकी बात माननी पड़ी और उसके लिए ऊपर कमरा भी बना लिया गया। जब ये कमरा बनता है तो यहीं से ये बंदा एक पागल आदमी से क्रिमिनल बनने लगता है। अब जून 1989 में ये अपने माता पिता की गाड़ी उठाकर पास ही बनी एक स्कूल के पास जाता है और इसे वहाँ पर 4 लड़कियों का ग्रुप दिखता है और उनका पीछा ये जल्दी से करने लगता है। आगे जाने के बाद वह अपनी गाड़ी को उन 4 लड़कियों के आगे रोक देता है, लेकिन वो लड़कियां भी समझदार थी और वो वहाँ से भाग जाती हैं और वह लड़कियां अपने घर जाकर अपने माता पिता से सारी बात बताती है। अब लड़कियों के जो माता पिता होते हैं वो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देते हैं और अब पहली बार इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में सुनवाई और जांच के दौरान कोर्ट वाले इसे हॉस्पिटल में इलाज करवाने भेज देते हैं, लेकिन इसकी माँ कहती है कि मुझे इसे घर ले जाने दो, मैं इसका ख्याल रखूंगी और दोबारा गलती नहीं करने दूंगी। अब इसकी माँ इसे घर ले आती है, लेकिन एक दुखद घटना आपको बता दूं तो साटो के पिता नहर में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुके थे। बहुत ही दुखद घटना है ये। अब दिन आया 13 नवंबर 1990 का। अब साटो ने अपनी माँ की गाड़ी उठाई और इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते इसे एक बेंच पर बैठी हुई एक लड़की दिखती है जो बेसबॉल का गेम देख रही थी। अब ये उसके पास जाता है और उसके गले में चाकू रखकर कहता है कि तुमने जरा से अभी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब बेचारी वो 9 साल की लड़की आखिर कर भी क्या सकती थी। उसको उठा के अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और घर ले जाता है। घर ले जाकर ये अपने कमरे
कमरे में लड़की को कैसे ले जाएगा, क्योंकि इसका कमरा ऊपर था। ऊपर जाने के लिए घर के अंदर से जाना पड़ेगा और अंदर से गया तो उसकी माँ उसे देख लेगी, इसलिए वो पीछे की खिड़की में लड़की को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचता है। कितनी दर्दनाक घटना है यार, ऊपर से खिड़की से ऊपर खींचता है ये बंदा उसको। अब उसको रूम में ले जाकर एक कोने में बैठा देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है और वो उसको बांध कर उसे 5 साल तक उसे बहुत परेशान करने लगता है। जिस कमरे में वो उसको ले बैठा था उसमें ना ही तो कोई बाथरूम था, ना ही कोई वॉशरूम था। वह रात को खुद बेड पर सोता था और उसे नीचे सुलाता था। वही उसे दिन में 3 बार खाना भी दिया करता था। उसे करंट लगने वाली गन से करंट भी देता था। कई बार तो लड़की यानी सानो खुद ही करंट देती थी ताकि वो इसको सहन कर सके। वह साल में उसके आंख पर 300 मुक्के मारता था, ये उसका रूल था। वह मुक्के इतने जोर से मारता था कि कई बार उसको दिखना बंद हो जाता था। जापान के हर घर के दरवाजे भी खुले रहते थे क्योंकि उस समय चोरी का इतना डर नहीं था। फिर भी सानो भागने की कोशिश नहीं करती थी क्योंकि उसने 9 साल तक उसके पैर बांध के रखे थे कि उसका चलना भी मुश्किल हो गया था। अब जब सानो गायब हुई तो उसके घर वालों ने पुलिस को बताया, लेकिन कोई पता नहीं चला। अब पुलिस ने केस को ज्यादा ही सीरियस ले लिया था और पुलिस ने शहर के हर कोने में पोस्टर लगा दिए और हर घर को चेक करने लगे। अब पुलिस चेक करते करते पागल साटो के घर भी आ गई, लेकिन वह ऊपर नहीं जाकर नीचे छानबीन करके ही चली जाती है वापस। सानो की हालत बहुत खराब होने लगी थी। जब एक बार उसकी माँ ने ऊपर जाने की कोशिश की तो साटो ने उनको खूब मारा। वह अपनी माँ से ज़्यादा मारपीट करता था, इसलिए उन्होंने पुलिस को कंप्लेन कर दी। अब 4 लोगों की टीम आई जो घर की छानबीन करने लगी। उनमें से 2 ऑफिसर साटो के ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन जब एक ऑफिसर बाहर जाने लगता है तो उसे एक कंबल अपने आप हिलते हुए नजर आ रही थी। वो जैसे ही उस कंबल को हटाता है तो उस ऑफिसर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ऑफिसर उससे कहता है कि कौन हो तुम? अब सानो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो यहाँ बचपन से रह रही हूँ। जब मैं 4th क्लास में थी तो एक आदमी मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया था। नोबुयुकी साटो की ही बात कर रही थी। पुलिसकर्मी जल्दी से नोबुयुकी साटो की माँ को बुलाता है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उसकी माँ को भी नहीं पता कि पिछले 10 साल से ये लड़की हमारे घर में रह रही थी, क्योंकि साटो किसी को अपने रूम में जाने नहीं देता था, सबको पीटने लग जाता था। जैसे ही सानो अपनी 10 साल पहले की किडनैपिंग के बारे में बताती है तो पुलिस वालों को पता चल जाता है कि यह वही लड़की है जिसकी तलाश में हम एक बार कर चुके हैं। पुलिस वाले फौरन सानो के माता पिता को खबर कर देते हैं और वो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाते हैं। अब उसके माता पिता भी सानो को पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि 10 साल में उसकी शक्ल भी बदल गई थी। सानो को अपने माता पिता के हवाले किया जाता है और नोबुयुकी साटो जो पागल, वही पागल लड़का जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले को लेकर जापान के लोग काफी गुस्से में थे और उस पागल को 14 वर्ष की सजा सुनाई गई है। लेकिन ऐसे इंसानों को मौत होनी चाहिए। और आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। मैं अलविदा लेता हूं, मिलते हैं एक नेक्स्ट मिस्ट्री के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।